डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने राज्यसभा के महत्व पर कहा था कि पार्लियामेंट इज नॉट ओनली ए लेजिस्लेटिव बट ए डेलिबरेटिव बॉडी। राज्यसभा से देश के जनता की अनेक ऊंची अपेक्षाएं हैं, सर्वोत्तम अपेक्षाएं हैं, और इसलिए मान्य सदस्यों के बीच गंभीर विषयों की चर्चा और उसे सुनना, ये भी एक बहुत बड़ा सुखद अवसर होता है। नया संसद भवन एक सिर्फ नई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन ये एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है। हम व्यक्तिगत जीवन में भी देखते हैं, जब किसी भी नई चीज के साथ हमारा जुड़ाव आता है तो मन पहला करता है कि अब एक नए वातावरण का मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूंगा, उसका सर्वाधिक सकारात्मक वातावरण में मैं काम करूंगा। एक सहज स्वभाव होता है, और अमृत काल की शुरुआत में ही इस भवन का निर्माण होना और इस भवन में हम सबका प्रवेश होना, ये अपने आप में हमारे देश के 140 करोड़ नागरिकों की जो आशा आकांक्षा है, उसमें एक नई ऊर्जा भरने वाला बनेगा, नई आशा और नया विश्वास पैदा करना बनेगा। आदरणीय सभापति जी, हमें तय समय सीमा में लक्ष्यों को हासिल करना है, क्योंकि देश, जैसा मैंने पहले भी कहा था, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। एक कालखंड था जब सामान्य मन को लगता था कि भी ठीक है, हमारे माँ बाप भी ऐसे गुजारा किया, हम भी कर लेंगे, हमारे नसीब में ये था, हम जी लेंगे। आज समाज जीवन की और खास करके नई पीढ़ी की सोच वो नहीं है, और इसलिए हमें भी नई सोच के साथ, नई शैली के साथ सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमारे कार्य का व्याप भी बढ़ाना पड़ेगा। हमारी सीमा, सोचने की जो सीमाएं हैं, उससे भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और हमारी क्षमता जितनी बढ़ेगी उतना ही देश की क्षमता बढ़ाने में हमारा योगदान भी बढ़ेगा। आदरणीय सभापति जी, मैं मानता हूं कि इस नए भवन में, ये उच्च सदन में, हम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से संसदीय शुचिता के एक प्रतीक के रूप में देश की विधानसभाओं को, देश की स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को, वहां की सारी व्यवस्थाओं को प्रेरणा दे सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये स्थान ऐसा है कि जिसमें ये सामर्थ्य सबसे अधिक है, और इसका लाभ देश को मिलना चाहिए, देश के जनप्रतिनिधियों को मिलना चाहिए, चाहे वो ग्राम प्रधान के रूप में चुना गया हो, चाहे वो संसद में आया हो। और ये परंपरा यहाँ से हम कैसे आगे बढ़ाएं। आदरणीय सभापति जी, पिछले 9 वर्ष से आप सबके साथ से, सहयोग से देश की सेवा करने का हमें मौका मिला। कई बड़े निर्णय करने के अवसर आए, और बड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर फैसले भी हुए, और कई तो फैसले ऐसे थे जो दशकों से लटके हुए थे, उन फैसलों को भी, और ऐसी बातें थी जिसको बहुत कठिन माना जाता था, मुश्किल माना जाता था, और राजनीतिक दृष्टि से तो उसको स्पर्श करना भी बहुत ही गलत माना जाता था। लेकिन सबके बावजूद भी हमने उस दिशा में कुछ हिम्मत दिखाई,
राज्यसभा में हमारे पास उतनी संख्या नहीं थी, लेकिन हमें एक विश्वास था कि राज्यसभा दलगत सोच से ऊपर उठ करके देश हित में जरूर अपने फैसले लेगी। और मैं आज बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि उदार सोच के परिणाम हमारे पास संख्या बल कम होने के बावजूद भी आप सभी माननीय सांसदों की मैच्योरिटी के कारण, समझ के कारण, राष्ट्रहित के प्रति अपनी जिम्मेवारी के कारण, आप सबके सहयोग से हम कई ऐसे कठिन निर्णय भी कर पाए और राज्यसभा की गरिमा को ऊपर उठाने का काम सदस्य संख्या के बल पर नहीं, समझदारी के सामर्थ्य पर आगे बढ़ा। इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है। और इसलिए मैं सदन के सभी माननीय सांसदों का, जो आज वह हैं, जो इसके पहले थे, उन सब का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय सभापति जी, लोकतंत्र में कौन शासन में आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन कब आएगा, ये क्रम चलता रहता है, वो बहुत स्वाभाविक भी है और वो लोकतंत्र की स्वाभाविक उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति भी है। लेकिन जब भी विषय देश के लिए सामने आए, हम सब ने मिलकर के राजनीति से ऊपर उठ करके देश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करने का प्रयास किया है। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा एक प्रकार से राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करती है। एक प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और अब हम जब कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल दे रहे हैं, तब हम देख रहे हैं कि अत्यंत सहयोग के साथ अनेक ऐसे मसले रहे हैं, देश आगे बढ़ा है। कोविड का संकट बहुत बड़ा था, दुनिया ने भी परेशानी झेली, हम लोगों ने भी झेली है, लेकिन हमारे फेडरलिज्म की ताकत थी कि केंद्र और राज्यों ने मिलकर के जिससे जो बन पड़ता है बन कर करके देश की बहुत बड़े संकट से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। और ये हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ताकत को बल देता है, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को की एक ताकत, उसने अनेक संकटों का सामना किया है। और हमने सिर्फ संकटों के समय नहीं, उत्सव के समय भी दुनिया के सामने भारत की उस ताकत को पेश किया है जिससे दुनिया प्रभावित हुई है। भारत की विविधता, भारत के इतने राजनीतिक दल, भारत में इतने मीडिया हाउसेस, भारत के इतना रहन सहन, बोलियां, ये सारी चीजें G20 समिट में, राज्यों में जो समिट हुई, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत देर से आए, लेकिन उसके पहले देश के 60 जितने शहरों में 220 से ज्यादा समिट होना, और हर राज्य ने बढ़ चढ़ करके बड़े उत्साह के साथ विश्व को प्रभावित करें, इस प्रकार से मेहमान नवाजी भी की। और जो डेलिब्रेशंस हुए, उसने तो दुनिया को दिशा देने का सामर्थ्य दिखाया है। और ये हमारे फेडरलिज्म की ताकत है, और उसी फेडरलिज्म के कारण और उसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कारण आज हम यहाँ प्रगति कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, इस नए सदन में भी, नई हमारी इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी उस फेडरलिज्म का एक अंश जरूर नजर आता है, क्योंकि जब बनता था तब राज्यों से प्रार्थना की गई थी कि कई बातें ऐसी हैं जिसमें हमें राज्यों की कोई न कोई याद यहाँ चाहिए, लगना चाहिए कि ये भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ है। और यहाँ कई प्रकार की ऐसी कलाकृतियाँ, कई चित्र, जो पूरे
हमारी दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो राज्यों ने पसंद करके अपने यहाँ राज्य की श्रेष्ठ चीज भेजी है। यानी एक प्रकार से यहाँ के वातावरण में भी राज्य भी है, राज्यों की विविधता भी है और फेडरलिज्म की सुगंध भी। आदरणीय सभापति जी, टेक्नोलॉजी ने जीवन को बहुत तेजी से प्रभावित किया है। पहले जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आते में 50-50 साल लग जाते थे, वो आजकल कुछ हफ्तों में आ जाते हैं। आधुनिकता अनिवार्यता बन गई है और आधुनिकता को मैच करने के लिए हमने अपने आप को भी निरंतर डायनेमिक रूप से आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तब जाकर के उस आधुनिकता के साथ हम कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, पुराने भवन में हमने, जिसको अभी आपने संविधान सदन के रूप में कहा, हमने वहां कभी आजादी का अमृत महोत्सव बड़े आन बान शान के साथ मनाया। 75 साल का हमारी यात्रा की तरफ हमने देखा भी और नई दिशा, नया संकल्प करने का प्रयास भी शुरू किया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि नए संसद भवन में आजादी की जब हम शताब्दी मनाएंगे, वो स्वर्ण शताब्दी विकसित भारत की होगी, डेवलप्ड इंडिया की होगी, मुझे पूरा विश्वास है। पुराने भवन में हम 5वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचे थे। मुझे विश्वास है कि नई संसद भवन में हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में स्थान प्राप्त करेंगे। पुराने संसद भवन में गरीब कल्याण के अनेक इनिशिएटिव हुए, अनेक काम हुए। नए संसद भवन में हम अब 100% सैचुरेशन, जिसका हक है उसको पूरा मिले। आदरणीय सभापति जी, इस नए सदन की दीवारों के साथ साथ हमें भी अब टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब सारी चीजें हमारे सामने आईपैड पर है। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि बहुत से माननीय सदस्यों को अगर कल कुछ समय निकाल करके उनकी अगर परिचित करा दिया जाए टेक्नोलॉजी से, तो उनकी सुविधा रहेगी। वहाँ बैठेंगे, अपनी स्क्रीन भी देखेंगे, ये स्क्रीन भी देखेंगे, और टेक्नोलॉजी वाले अगर, तो हो सकता है कि उनको कठिनाई ना आए। तो आज मैं अभी लोकसभा में था तो कई साथियों को इन चीज़ों को ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही थी। तो ये हम सबका दायित्व है कि हम उसमें सबकी मदद करें। तो कल कुछ समय निकाल करके अगर ये हो सकता है तो अच्छा होगा। आदरणीय सभापति जी, इस डिजिटल का युग है। हमने इस सदन से भी उस चीजों से आदतन हमारा हिस्सा बनाना ही होगा। शुरू में थोड़ा दिन लगता है, लेकिन अब तो बहुत सी चीज़ें यूजर फ्रेंडली होती हैं, बड़े आराम से इन चीज़ों का अडॉप्ट किया जा सकता है। हम इसको करें। मेक इन इंडिया एक प्रकार से ग्लोबली गेम चेंजर के रूप में हमने इसका भरपूर फायदा उठाना है। और मैंने कहा, वैसे नई सोच, नया उत्साह, नया उमंग, नई ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़कर के कर सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, आज नया संसद भवन देश के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले का साक्षी बन रहा है। अभी पार्लियामेंट, लोकसभा में एक बिल प्रस्तुत किया गया है, वहाँ पर चर्चा होने के बाद यहाँ भी आएगा। नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में जो
पिछले अनेक वर्षों से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम आज हम सब मिलकर के उठाने जा रहे हैं। सरकार का प्रयास रहा ईज ऑफ लिविंग का, क्वालिटी ऑफ लाइफ का। और जब ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो उसकी पहली हकदार हमारी बहनें होती हैं, हमारी नारी होती है, क्योंकि उसी को सब चीजें झेलनी पड़ती है। और इसलिए हमारी प्रयास रहा है और राष्ट्र निर्माण की उनकी भूमिका बढ़े, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेवारी है। अनेक नए नए सेक्टर्स हैं जिसमें महिलाओं की शक्ति, महिलाओं की भागीदारी निरंतर सुनिश्चित की जा रही है। माइनिंग में बहनें काम कर सके, निर्णय हमारे ही सांसदों की मदद से हुआ। हमने सैनिक स्कूलों को बेटियों के लिए दरवाजे खोल दिए, क्योंकि बेटियों में जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को अब अवसर मिलना चाहिए। उनके लिए मन में इफ्स एंड बट्स का युग खत्म हो चुका है। हम जितना सामर्थ्य, हम जितनी सुविधा देंगी उतनी सामर्थ्य हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियां, हमारी बहनें दिखाएंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान वो कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, समाज ने इसे अपना बनाया है। और बेटियों का मान सम्मान की दिशा में समाज में एक भाव पैदा हुआ है। मुद्रा योजना हो, जनधन योजना हो, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इसका लाभ उठाया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आज भारत में महिलाओं का सक्रिय योगदान नजर आ रहा है। ये अपने आप में मैं समझता हूं उनके परिवार के जीवन में भी उनके सामर्थ्य को प्रकट करता है, जो सामर्थ्य अब राष्ट्र जीवन में भी प्रकट होने का वक्त आ चुका है। हमारी कोशिश रही है कि हमारे माताओं बहनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उज्ज्वला योजना, हमें मालूम है गैस सिलेंडर के लिए पहले एमपी के घर के चक्कर काटने पड़ते थे, गरीब परिवारों तक उसको पहुंचाना, मैं जानता हूँ बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है, लेकिन महिलाओं के जीवन को ध्यान में रखते हुए उस काम को किया। महिलाओं के सम्मान के लिए ट्रिपल तलाक लंबे अरसे से राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक लाभालाभ का शिकार हो चुका था, इतना बड़ा मानवीय निर्णय, लेकिन हम सभी माननीय सांसदों की मदद से उसको कर पाया। नारी सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने का काम भी हम सब कर पाए हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट G20 की सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहा और दुनिया के कई देश हैं जिनके लिए विमेन लेड डेवलपमेंट विषय थोड़ा सा नया सा अनुभव होता था, और जब उनकी चर्चा में सुर आते थे कुछ अलग सी सुर सुनने को मिलते थे। लेकिन G20 के डिक्लेरेशन में सबने मिलकर के विमेन लेड डेवलपमेंट के विषय को अब भारत से दुनिया की तरफ पहुंचा है, ये हम सब के लिए गर्व है। आदरणीय सभापति जी, इसी बैकग्राउंड में लंबे अरसे से विधानसभा और लोकसभा में सीधे चुनाव में बहनों की भागीदारी सुनिश्चित करने का विषय है, और ये बहुत समय से आरक्षण की चर्चा चली थी। हर किसी ने कुछ न कुछ प्रयास किया है, लेकिन और ये 1996 से इसकी शुरुआत हुई है, और अटल जी के समय तो कई बार बिल लाए गए, लेकिन नंबर कम पड़ते थे, कुछ उग्र विरोध का भी वातावरण रहता था, एक महत्वपूर्ण काम करने में काफी असुविधा होती थी। लेकिन जब नए सदन में आए हैं, नया होने का एक उमंग भी होता है, तो मुझे विश्वास है कि ये जो लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का समय है। और इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम संविधान संशोधन के रूप में लाने का
सरकार का विचार है जिसको आज लोकसभा में रखा गया है। कल लोकसभा में इसकी चर्चा होगी और इसके बाद राज्यसभा में भी आएगा। मैं आज आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि एक ऐसा विषय है जिसको अगर हम सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएंगे तो सच अर्थ में वो शक्ति अनेक गुना बढ़ जाएगी। और जब भी बिल हम सबके सामने आए तब मैं राज्यसभा के सभी मेरे माननीय सांसद साथियों से आज आग्रह करने आया हूं कि हम सर्वसम्मति से जब भी उसकी निर्णय करने का अवसर आए आने वाले 1-2 दिन में आप सबके सहयोग की अपेक्षा साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। नारी शक्ति सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। नारी शक्ति संविधान संशोधन लोकसभा में रखा गया है, टेबल किया गया है। बिल को सर्वसम्मति से आगे बढ़ाने की प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अपील की गई है। राज्यसभा में सभी सांसदों से सहयोग की अपील की गई है इस विधेयक को लेकर। नारी शक्ति सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम। अब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं करना चाहता। मैं ये सोच के आया था कि आपकी तरफ से कुछ भाषण होगा और उसके बाद में हम सब लोगों को आप रिहा करेंगे। आज ऐसी सोच मेरी थी, वो गलत हो गया। लेकिन एक बात तो है, आज भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री जी बहुत लंबित भाषण 2-3 आज उनके हो गए। एक तो पार्लियामेंट में हो गया, एक तो जॉइंट वहाँ पर सेंट्रल हॉल में, अब फिर यहाँ पर। तो उन्होंने जो कुछ कहा, एक बात तो वो क्रेडिट हमको देते नहीं, लेकिन मैं उनके नोटिस को लाना चाहता हूँ कि वुमेन रिजर्वेशन बिल ये ऑलरेडी पास्ड इन 2010, लेकिन इसको बाधा आ गई तो उसमें वही रुक गया। लेकिन ये पहले थोड़ा बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात थी। शेड्यूल कास्ट तो इजी था उनका, क्योंकि उनको ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन रहने की वजह से 1/3 इजीली उसमें आता था। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस और उनको इसमें जरा थोड़ी सी आगे पीछे होने का संभव इसलिए है कि अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता। और अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। क्यों अन्याय होगा कि चुन चुन के लोग ऐसा करते हैं, हमेशा लेडीज के लिए, यानी बैकवर्ड क्लास के लेडीज में, शेड्यूल कास्ट लेडीज में उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी लिटरेसी ये भी साक्षरता भी कम है। वो कम रहने के वजह से और सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, मैं एक पार्टी बोल के नहीं बोलता, सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमज़ोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। अरे सुनो, तुमको अरे
टिकट 1/3 टिकट देते वक्त बैठिए, यहाँ 1/3 की बात चल रही है। यहाँ 1/3 की बात चल रही है। मुझे मालूम है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को किस ढंग से पार्टियां चुनती है। मैंने तो वो बोल रहा हूं, कुछ नहीं कुछ। Honorable members, Mr. Pramod Tiwari has a point of order. Please sit down. Please, Mr. Tiwari has a point of order. Mr. Tiwari, under which rule? सर, अगर which सदन rule? के सामने कोई चीज No, हो, one second. सदन के Please help सामने me. कोई चीज हो, You are raising point of order. सदन के सामने कोई चीज हो तो नहीं, rule की under जरूरत which है। rule? जब लीडर ऑफ अपोजिशन Okay, we'll continue. खड़े हुए तो सदन Leader of में the क्या हो रहा है? opposition. हमने Mr. Khadge. Mr. Khadge, Honorable Leader of the Opposition, Honorable Leader of the Opposition, please. Honorable Leader of the Opposition, please. Honorable Leader of the Opposition. सर, वो मुझे समझ में नहीं आता वो क्या समझ के विरोध कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि कमजोर वर्गों के लोगों को हमेशा वो ऐसा टिकट देते हैं, वो मुंह नहीं खोलना, उस पार्टी में बात भी नहीं करना। ऐसे मैं उसी लिए बोल रहा हूँ, सब पार्टी बोला, मैं आपके पार्टी को नहीं बोला। अरे बैठिए आप, मैडम आप, मैं ये देखिए, अरे है सभी पार्टी, हिंदुस्तान के हर पार्टी में इसे है। इसीलिए महिलाएं पीछे है। आप उनको बात करने नहीं देते, उनके हकूक को आप कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते। One second. Please, honorable members, 1 second. 1 second. I'll come to you. Please, honorable finance minister. Honorable finance minister. Sir, I'm sorry. I respect the. Excuse me. Please. Sir, we respect the leader of the opposition. But to make a sweeping statement that all parties choose women who are not effective is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women. We have all been empowered by our party, by our Prime Minister. Rashtrapati Draupadi Murmu ji is an empowered woman. Every MP of my party is an empowered woman. To make a sweeping statement, it might represent their party, although it had women presidents for their party. In spite of that, they can't have women who are empowered. But I object to him making a sweeping generalization of all parties. Leader of the opposition. Please. ये पिछड़ी हुए महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट महिलाओं को ऐसा मौका नहीं मिलता जैसा इनको मिल रहा है। ये हम बोल रहे हैं। इसीलिए राष्ट्रपति जी कौन है? One second. राष्ट्रपति जी कौन है? Let us respond. Please. Honorable Finance Minister. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? I'm sorry, opposition leader cannot please insult people like this. Cannot draw differentiation between women. महिला के भेद में no way. How can you draw difference between one woman and another woman? We are asking for reservation for all women.
Rashtrapati is a tribal woman. Please, Unacceptable. please, take your seat. 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 Please take your seat. Take your seat. 1 second, take your seat. Honorable members, what is being discussed is historic, epochal, justice to half of humanity, something which the people awaited for decades. Several efforts had been made, as the Honorable Prime Minister indicated. Honorable Khadge ji was saying something to which an exception has been taken. One second. I would, honorable members, minimum I expect is unanimity, affirmative. और एक बार फिर से रुक करना होगा राज्यसभा का, जहां जोरदार हंगामा हो रहा है महिला आरक्षण विधेयक पर। सर खड़गे जी, अरे चुप बैठो। खड़गे जी, प्रहलाद जोशी जी तो आपके प्रांत के हैं, उनकी बात को मानिए। क्या देखिए, His expectation is you will act like a statesman. इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। अरे मैं देखा हूँ यहाँ पर दिल्ली में क्या करते हैं, वहाँ कर्नाटक के गली में आके क्या करते हैं मुझे मालूम, वो सब मालूम है मुझे। मैं ये मेरे जुबान से ये बात नहीं है, नहीं मेरी जुबान से ये बात नहीं है। खड़गे जी, प्राइम मिनिस्टर खड़गे जी, नहीं अपने भाषण में कहे नहीं, आज दो विचित्र बात हुई। आपने एक सेकंड जरा प्लीज, आपने कहा इस सदन में, और मैंने आपको कहा, आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कम वक्तव्य दिए हैं, ये आपने कहा, और आपने कहा कि फॉर्मल दिए हैं प्रेसिडेंट एड्रेस पर, अदरवाइज। अब आज ज्यादा दे दिए तो भी आपको आपत्ति होगी, खत्म होना चाहिए। Jairam, he doesn't need your support. He is leader of the opposition. Don't downsize the leader of opposition. Go ahead, sir. No one will speak. सर, मैं ये मेरे जबान से नहीं आया, मैं लिख लिया हूँ। जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, किस किस पॉइंट पे बोल रहे थे, वो इस कागज पे लिख के बोल रहा हूँ। अगर ये फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में या फेडरलिज्म के बारे में अगर वो बात नहीं किए, अगर वो कहे तो मैं विड्रॉ कर लेता। देखो, अरे मजबूत करने, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, आप मजबूत करने की बात किए, लेकिन एक एक गवर्नमेंट को ऐसा गिरा दिए, हर गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गिरा दिए, कर्नाटक गवर्नमेंट को गिरा दिए, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को गिरा दिए, मिस्टर धर्मेंद्र, मणिपुर गवर्नमेंट को गिरा नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, मिस्टर प्रधान, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बड़े उदारता के साथ कहे कि आज जिस प्रकार के हमने शुरुआत कर रहे हैं, एक स्टेट्समैनशिप दिखानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में कहा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं सर, 2014 में मई महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लिए, तब 14 फाइनेंस कमीशन के निर्णय उनके सामने आया। 14 फाइनेंस कमीशन बनी थी पिछले सरकारों में सर, 10% की क्वांटम जंप उन्होंने देखा नहीं। किस राज्य ने उनको वोट दिया है, किसी ने नहीं दिया, नहीं देखा सर। हमें ये क्या कहते हैं, वर्षों तक इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी दिल्ली में शासन किया, कैसे राज्यों को शासन कर रहे थे। मैं सर आसाम का उदाहरण देना चाहूंगा सर, ये कैसे शासन कर रहे थे। यह सर, ये क्या है? Only leader of the opposition now. Only leader of the opposition. Take your seat. Take your seat. Go ahead. सर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं जब बात करता हूँ, अगर वो गलत है तो बाद में उठ के बात कर सकते हैं।
वो हमें यहाँ पर कंपटीशन चलती है, कंपटीशन इस बात की चलती फिर है। आपसे मुद्दे पर आइए। नहीं, प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं तो ये कंपटीशन पड़ता है। मैं सपोर्ट करूंगा, तुम सब जरा होशियार रहिए साहब, कौन आपके पीछे सपोर्ट करते हैं, कौन आपके सामने बात करते हैं, इसका थोड़ा आप ख्याल कर लीजिए। ऐसा है खड़गे जी, सर ये खड़गे जो जी है, विषय पर रहिए, वरना बात दूर तक जाएगी, इतनी दूर तक जाएगी कि वापस नहीं आएगी। कौन जाएंगे। नेता आता है, नहीं, कितना नहीं, प्रभावित होता है, सदस्यगण कितना बोलते हैं, ये सबको पता है। तो आइए। प्लीज ऑन द सब्जेक्ट। सर ये जो है बहुत से तो राज्यसभा में इस वक्त विधेयक पर लगातार बहस चल रही है। खड़गे और बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस बहस को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस बीच लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने पर स्मृति ईरानी ने कहा है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। संसद में आज ऐतिहासिक दिन है। महिला आरक्षण बिल 33% लागू करने के लिए पेश कर दिया गया है। नए संसद में नया बिल, स्मृति ईरानी केंद्रीय बाल विकास मंत्री इस बिल की काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा कर रही हैं। राज्यसभा में इन्होंने इस बिल को गिरते हुए देखा। मैं आज अनुग्रहित हूँ कि भारत के यशस्वी प्रधान सेवक ने गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर श्री गणेश किया है इस भवन का एक ऐसे संवैधानिक मुद्दे के माध्यम से जो राष्ट्र की महिला शक्ति को नमन करती है। नारी शक्ति वंदन बिल अपने आप में वर्षों के महिलाओं के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का प्रधानमंत्री जी का उल्लेखनीय प्रयास है, जिसके लिए उनको आभार व्यक्त करती हूँ। इस बिल को लेकर कांग्रेस की तरफ से इको किया जा रहा है कि ये उन्हीं का बिल है, बीजेपी ने बस इंट्रोड्यूस किया और उन्हीं की मांग पे हो रहा है। देखिए, अगर कांग्रेस का बस चला विशेषतः गांधी खानदान को, तो पूरा ब्रह्मांड का निर्माण उन्होंने किया है, हम क्या चीज़ हैं। लेकिन अगर आप राजनीतिक सच बोलें तो ये सत्य है कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं बल्कि देवी गौड़ा जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया। अटल जी ने 98, 2002, 2003 में बार बार बिल को पारित करने का प्रयास किया। बार बार कांग्रेस पार्टी ने और उनके सहयोगी दलों ने इसका विरोध किया। ये भी कहना उचित होगा कि जो आज शेखी बघारी जा रही है कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कि राज्यसभा में उन्होंने पारित किया, तब भी कांग्रेस के जो समूह के दल थे उन्होंने इस बिल का विरोध किया। ऐसे में विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बिल को पारित करने में राज्यसभा में अपनी अहम भूमिका निभाई। 2010 से लेकर 2014 तक लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत था, इसलिए उनकी सरकार थी। लेकिन उन्होंने जानबूझकर बिल को लोकसभा में पारित नहीं होने दिया। वो जानते थे, अब ऐसा तो नहीं है कि उनको संविधान पता नहीं है, या ये भी है कि कई बार वो बहुत कन्वीनियंटली संविधान को यूज़ करते हैं। वो जानते थे कि 14 की उनकी सरकार जब समाप्त हो रही थी, उससे पहले अगर बिल को पारित ना करते तो बिल लैप्स हो जाता। उन्होंने जानबूझकर बिल को लैप्स होने दिया। और आज मैं तो सकते में हूँ कि सोनिया जी मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है और बोलना उचित नहीं है, लेकिन इतना बड़ा झूठ देश। उन्होंने कहा मेरा बिल, हमारा बिल, तो फिर सदन में क्यों नहीं थे? इतना अपना है कि बहिष्कार के चल नहीं ना। वो थी, उनके सुपुत्र चले गए। और जब स्पीकर साहब ने इंट्रोड्यूस करने के लिए पूरे सदन से कहा कि आप बताएं कि आप इस इंट्रोडक्शन का समर्थन करते हैं कि नहीं, भाजपा के एनडीए के एक एक व्यक्ति ने समर्थन किया। आप टेलीविज़न का वो कैमरा का जितना भी उस वक्त परिचर्चा हो रही थी, उठाकर आप स्वयं एविडेंस देख लीजिए, प्रमाण देख लीजिए। कांग्रेस ने ना किसी स्वर से इसका समर्थन किया, ना हाथ उठा के समर्थन किया। इनफैक्ट जब कानून मंत्री इसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो वह व्यवधान कर रहे थे, डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे थे, ताकि बिल ना इंट्रोड्यूस हो पाए, ना बिल की गरिमा के बारे में चर्चा हो पाए कानून मंत्री द्वारा। एक आखिरी प्रश्न जो देश की जनता जानना चाहती है कि क्या ये बिल पास हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा से, तो 2024 में जो चुनाव होने वाला उसमें लागू हो सकता है? मुझे देश के नागरिकों से आग्रह करना है कि सदन आपका है। इस सदन में गरिमामय उपस्थिति जो स्पीकर की और राज्यसभा में हमारे उपराष्ट्रपति जी के हैं, उनके सानिध्य में कई चर्चाएं होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली चर्चा की मांग जो हम आज कर रहे हैं, देख रहे हैं, फलीभूत हो रही है, वो है नारी शक्ति वंदन बिल। तो मेरा तो सभी नागरिकों से आग्रह है कि आप इस बिल की परिचर्चाएं जो होंगी उसको आप ज़रूर पढ़ें और देखें, ताकि आपको भी पता चले कि जो ढोंग करते हैं हमारा अपना,
वो कितने आप साक्षी बनेंगे, वो कितना सच बोलते हैं। आखिर तो स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे, उन्होंने उम्मीद जताई है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन बिल जरूर पास होगा दोनों सदनों से।